ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गीत में आप सबने सुना कि आज दादी प्रकाश मणि का दिन है। 25 अगस्त 2007 में दादी ने शरीर छोड़ा था और दादी अव्यक्त बनी थी। तो कुछ दादी के जीवन की कुछ बातें, कुछ अपना अनुभव मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी। जैसे कि 1936 में ओम मंडली की स्थापना हैदराबाद पाकिस्तान में हुई थी। तो वो समय था दिवाली का समय। मैंने वहां देखा था जब मैं थी ना। तो पाकिस्तान के जो सिंधी भाई बहने हैं उनके अंदर दिवाली के प्रति बहुत बहुत अच्छी भावनाएं हैं और बहुत धूमधाम से प्यार से वो दिवाली मनाते हैं। क्योंकि बाबा भी दिवाली को उतना ही इम्पोर्टेंस देते थे। जो भी हमारे ऑस्पिशियस कार्य हुए थे दिवाली के टाइम ही हुए थे। तो 1936 को ओम मंडली की स्थापना हैदराबाद में हुई। वो दिवाली का समय था। 1937 ओम निवास जो स्कूल बाबा ने बनवाया था छोटे बच्चों का, वो भी दिवाली का ही टाइम था। फिर 1938 जब ओम निवास स्कूल और ओम मंडली दोनों कराची में शिफ्ट हुई, वो भी दिवाली का टाइम था। और जो भाई बहने यज्ञ में उस समय सरेंडर हुए थे, वो भी दिवाली का टाइम था। तो कई दादियों का मुझे याद है, जब हम पूछते थे तो दादियों को अपनी बर्थ डेट नहीं मालूम होती थी। कहते थे कि हमारी बर्थ डेट दिवाली ही है। दिवाली के टाइम हम बाबा के बन गए, सरेंडर हो गए। तो ऐसे दिवाली का बहुत महत्व अभी भी है, उस टाइम भी था। तो दादी का तो बचपन से ही मीरा बनने का लक्ष्य था। बचपन से ही दादी बहुत अच्छी अच्छी कहानियां, धार्मिक पुस्तकें पढ़ा करती थी। और जब दादी यज्ञ में आई, बाबा को देखा, ओम मंडली की जो रीति रस्म देखी, तुरंत दादी ने डिसाइड कर लिया कि बस यही एक मार्ग है जिस मार्ग पर चलकर मैं अपना सुंदर जीवन बना सकती हूँ और विश्व की आत्माओं को भी मदद कर सकती हूँ। तो दादी ने फिर बाद में अपना जीवन इस यज्ञ को समर्पित करा। तो मम्मा के बाद दादी प्रकाश मणि बनी सेकंड चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो दादी ने 1969 से लेकर के 2007 तक बहुत अच्छी सेवाएं करी। सेवाओं का भी विस्तार हुआ, हमारे हेडक्वार्टर्स का भी विस्तार हुआ। पहले तो छोटा सा पांडव भवन था, फिर फिर ज्ञान सरोवर बना, फिर शांतिवन बना। तो ये सब चीजें दादी की उपस्थिति में हुई। और हम लोग भी छोटे छोटे थे। मैंने पहली बार दादी को देखा, मैं 12 साल की थी, मधुबन में आई थी। तो हम लोग दादी और दीदी ये सारे टर्म्स से यूज टू नहीं थे, क्योंकि गुजरात में तो बड़ी बहन बोलते हैं, छोटी बहन बोलते हैं, दादी ग्रैंड माँ को बोलते हैं। या तो कंफ्यूजन होता था कौन दादी है कौन दीदी है। तो दादी हमेशा कहा करती थी कि अगर कंफ्यूजन होता है तो तुम मेरे बालों को देखो, सफेद बाल वाली दादी है, काले बाल वाली दीदी है। तो हम ऐसे करते करते पहचानते पहचानते धीरे धीरे उस टर्म से भी यूज टू होते गए। तो मैंने अपना ईश्वरीय बचपन मधुबन में बहुत बिताया,
क्योंकि सारे वैकेशन छुट्टी के टाइम हम मधुबन आ जाते थे, दादी दीदियों के अंग संग रह करके बहुत अच्छी उनकी पालना का अनुभव करा। एक बार की मैं आपको बात बताती हूँ कि हम लोग, मैं मधुबन में थी उस समय, मॉनसून का सीजन चल रहा था। तो दादी ने बोला कि आज हम सभी अपना अपना रेन कोट पहन करके म्यूजियम चलेंगे। क्योंकि वो म्यूजियम की जमीन उस समय ले ली थी बाबा अव्यक्त हुए उससे पहले। क्योंकि उस समय यज्ञ में इतनी गाड़ियां नहीं थी, तो सब कोई पैदल ही जाते थे। तो हम सब ने अपना अपना रेन कोट पहन लिया और दादी के साथ चले म्यूजियम में। म्यूजियम में फिर दादी बोलती थी बारिश का मौसम है गरम गरम चाय पकोड़ा बनाते हैं। फिर सब खाते थे, फिर वापस आ जाते थे। तो हमारी रिटर्न जर्नी जब थी, तो उस समय मेरे को थोड़ा सा कोई कीड़े ने काट लिया था। तो बाय द टाइम मैं पांडव भवन पहुंची तो पूरा हाथ सूजा हुआ था। रात को दादी के पास गई गुड नाइट करने उसके कमरे में। तो दादी ने मुझे बोला कि मैंने सुना है तुम्हें किसी कीड़े ने काटा, कहाँ काटा, दादी को दिखाओ। तो मैंने हाथ दिखाया तो पूरा हाथ सूजा हुआ था। फिर दादी ने एक भाई को बोला, वो किचन से आइस क्यूब ले आया। फिर दादी ने अपना हैंकरचिप निकाला, उसमें वो आइस क्यूब डाले। फिर मेरे को बोला तुम बैठ जाओ मेरे सामने। तो मैं बैठ गई। फिर दादी बहुत प्यार से वो आइस क्यूब को अपने हैंकरचिप में डाल करके वो जो सूजा हुआ भाग था उसके ऊपर वो लगा रही थी। तो बस वही एक सीन था जिसने मेरे दिल को एकदम टच करा। मैंने सोचा कि मैं तो एक ऑर्डिनरी छोटी सी कुमारी बैठी हूँ दादी के सामने। दादी इज अ चीफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इतनी बड़ी दादी, और देखो मेरे हाथ पे कितने प्यार से ये आइस क्यूब लगा रही है। तो बस वही सीन मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया। मैंने उसी घड़ी बाबा से प्रतिज्ञा करी कि ओके बाबा, भविष्य में कभी भी ये आत्मा मुझे कुछ भी करने के लिए बोलेगी तो मैं कभी मना नहीं करूंगी, मैं सदा यस करूंगी। तो ये मेरी प्रॉमिस थी बाबा के साथ। उसके बाद फिर मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी। 1980 में मैंने डिसाइड करा कि अब मैं बाबा की सेवा करूंगी। तो फिर दादी और दीदी मनमोहिनी दोनों ने ही मुझे बुला करके मेरा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का प्रोग्राम बनाया। तो मेरे को भेजने वाली दादी ही थी। तो मेरे जीवन की रोल मॉडल एक दादी रही हुई है। दादी के साथ मैंने बहुत जगह पे टूर करा है, भारत में भी किया, साथ ही साथ विदेशों में भी टूर करा। तो दोनों जगह पर बहुत अच्छी अच्छी बातें हम दादी से सीखते थे। मेनली मैंने देखा दादी की फ्लेक्सिबिलिटी। एशिया टूर में जाते थे, कई नए 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 सेंटर होते थे, सब फैसिलिटीज नहीं होती थी, फिर भी दादी बहुत फ्लेक्सिबल थी। कभी वो फीलिंग नहीं आती थी कि कोई टेंशन हो रहा है, कैसे मैनेज करेंगे। दादी सारी परिस्थितियों को एकदम इजी सहज बना देती थी। तो ये विशेषता मैंने दादी से सीखी। फिर मुझे याद है दादी ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड की टूर पर आई थी। तो उस समय भी मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी हेल्प करने के लिए। तो वहां मोहिनी बहन जो दादी की असिस्टेंट थी, वो गिर गई थी। तो उसका हीप क्रैक हो गया था। तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो फिर दादी ने मेरे को बोला कि भावना तुम रहो मोहिनी बहन के साथ और मैं ये यात्रा पूरी करती हूँ।
तो ऐसे कई बार कई ऐसी बातें आई है, जहां आप ओबीडियंट बन करके काम करते हो तो बड़ों की बहुत बहुत दुआएं मिल जाती है। दादी जब यहाँ पर भी थी न्यूजीलैंड में, तभी भी उस समय डेविड लॉन्गी प्राइम मिनिस्टर था। तो उसकी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में दादी के साथ उसका लंच रखा था। उसको इंडियन खाना बहुत अच्छा लगता था, तो हम लोग बना करके लेके गए थे सेंटर से। या तो दादी के साथ उसने भी अपना टाइम बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किया। तो मेन बात दादी से यही सीखी कि चाहे अलग अलग धर्म की आत्माएं हैं, लेकिन उन आत्माओं को हमें अपनेपन की फीलिंग्स देनी है। गई तो यहाँ से ही है ना वो सारी आत्माएं, तो अपनेपन की कैसे उनको फीलिंग देवे, ये बात दादी हम लोगों को सिखाती थी। फिर एक बार मुझे याद है कि मधुबन में संत सम्मेलन रखा था। बहुत सारे अलग अलग जगह से ये सारे महामंडलेश्वर आए हुए थे, मधुबन में रुके हुए थे। या तो फिर वहां पर रात को उनको आते आते 9:30 हो गए थे। तो दादी ने बोला कि मैं एक बार सोने से पहले सबको मिल के आती हूँ कि वो अच्छी तरह से कंफर्टेबल है या नहीं। तो अमीर चंद भाई ने मना करा कि दादी इतना लेट जाने की आपको क्या आवश्यकता है, सवेरे मिल लो। फिर भी दादी का दिल नहीं माना, तो वो गई, सबसे मिला, राजयोग भवन में सबको रखा हुआ था। तो सबसे दादी 10 बजे मिली। तो वो सारे जो महामंडलेश्वर थे वो दादी की इस बात से इतने खुश हो गए हैं कि भाई संस्था की इतनी बड़ी चीफ दादी हमें मिलने के लिए आई, हमारा हालचाल लेने के लिए आई। तो ज्ञान तो साइड में रहा, लेकिन व्यवहार वो ज्यादा प्रभाव डालता है। या तो दादी की इतनी अच्छी ये क्वालिटीज थी। या फिर मेरे को एक एग्जाम्पल याद आता है कि मैं अहमदाबाद सेंटर पर थी। एक बार दादी ने मुझे बुलाया और मेरे को कहा कि भावना तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो मुझे तो पता भी नहीं पड़ा कि कौन सी गलती करी है, लेकिन मैं चुप रही। मैंने कहा ठीक है दादी, नेक्स्ट टाइम मैं केयरफुल रहूंगी। मुझे नहीं याद आता है कौन सी गलती के बारे में आप कह रहे हो, बट मैंने एक्सेप्ट कर लिया। कोई दादी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करा। फिर 1 घंटे के बाद दादी ने मुझे फिर से बुलाया। दादी ने कहा कि भावना मैं बहुत बहुत सॉरी हूँ, मुझे ये बात, गलती की जो बात बताई ना, आपने कोई गलती नहीं करी है, परंतु क्या था, मेरे सामने बहुत सारे वो सीनियर भाई सीनियर बहनें थी। एक्चुअली गलती उन्होंने की थी, लेकिन उनको सिखाने के लिए, क्योंकि मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकती थी उनको, तो उनको पाठ पढ़ाने के लिए मैंने तुम्हारा एग्जाम्पल यूज करा। तो मैंने दादी को बोला दादी इसमें आपको सॉरी कहने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप तो हमें कोई भी टाइम कुछ भी तो कह सकते हो ना। तो ऐसे मैंने देखा दादी की कितनी वो ह्यूमिलिटी थी, और किसी को ज्ञान सुनाने का तरीका तो दादी का बहुत बहुत ही यूनिक था। तो 2007 में 25 अगस्त का दिन था। उस दिन दादी जी ने अपनी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करी। तो दादी ने दादी ने अपने जीवन में बहुत सारी विशेषताओं को धारण किया। तो आज दादी के दिन हम ऐसी महान आत्मा को
अपनी श्रद्धांजलि कहो, स्नेहांजलि कहो या भावांजलि कहो, बड़े प्यार से देते हैं। और उनकी उन विशेषताओं को याद करके हम भी लक्ष्य रखें कि ऐसी विशेषताओं को हम अपने जीवन में धारण कर दादी के समान बने। या तो दादी का भोग तो हम सब सेंटरों पर गुरुवार को लगेगा, लेकिन आज दादी का दिन था तो मैंने कहा दादी को याद करते हैं। कुछ